Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. तो चलो, टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये पार्ट 3 है कंपनी का, यानी कि पार्ट 1 की यदि हम बात करें तो कंपनी यानी इट्स इंट्रोडक्शन हमने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर्स और शेयर कैपिटल क्या होते हैं। थर्ड जो चैप्टर है डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में, वो है इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कि अंशों का निर्गमन, हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, अंशों का निर्गमन। तो अब ये होता क्या है, तो जैसे कि हमने बतलाया था पहले जब थ्योरेटिकल क्लासेस में कि कंपनी क्या करता है, अपना कैपिटल को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करता है एंड इच स्मॉलर पीसेस इज नोन एज शेयर्स। ठीक है, तो अब इस शेयर्स को कंपनी क्या करती है, बेचती है। ठीक है, इस शेयर्स को कंपनी क्या कर देगी, बेच देगी, जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अब मान लो कि कंपनी ने 5000 शेयर्स बेचा और एक शेयर्स का इसने दाम रखा था 10 रुपया। तो बताओ कि यदि 5000 शेयर्स बिक जाए तो इसे कितने रुपए मिलने चाहिए, 50,000 रुपया मिलना चाहिए, राइट। तो अब ये कंपनी सेबी बोलता है, सेबी का मतलब जानते हो सब कोई, है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, मतलब कि सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार कहा गया है कि आप यदि शेयर्स को बेचते हैं, जैसे कि 5000 हम शेयर्स बेच रहे थे तो मुझे 50,000 रुपये लेने थे, तो आप इस 50,000 रुपये को एक बार में नहीं मांग सकते हो। शेयर होल्डर से आप इस 50,000 रुपये को एक बार में नहीं मांगना है, आपको क्या करने पड़ेंगे, तो यू हैव टू गिव इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, आपको क्या करना पड़ जाएगा, इंस्टॉलमेंट देना पड़ जाएगा। तो सेबी बोलता है कि देखो भाई, हम तुम्हें सजेस्ट करते हैं, कंपनी को बोलता है कि कम से कम तुम 2 इंस्टॉलमेंट दो। कम से कम कितने इंस्टॉलमेंट, 2। सेबी के नज़र में कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, 2 इंस्टॉलमेंट होंगे। तो सेबी ने बोला पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखो, तो पहला का नाम रखो एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन। दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो जाएंगे, अलॉटमेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस कितने इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। मतलब सेबी बोला कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट होना चाहिए कंपलसरी है, और हर कंपनी को ये देना ही पड़ेगा, चाहे हंस के दे चाहे रो करके दे। अब ऐसी स्थिति में कंपनी यदि चाहे तो अपने अनुसार, कंपनी अपने अनुसार चाहे और इंस्टॉलमेंट देना। ठीक है, ये 2 तो हो गए सेबी के अकॉर्डिंग। यदि कंपनी अपने अनुसार और इंस्टॉलमेंट देना चाहे तो उसे हम कॉल बोलेंगे। मान लो कि कंपनी ने अपने हिसाब से 3 और इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो सबसे पहला को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल। ठीक है, कॉल लगा हुआ रहे, मतलब समझ जाओ कि वो इंस्टॉलमेंट कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिख जाए, वो इंस्टॉलमेंट किसके माध्यम से दिलाया गया है, सेबी के माध्यम से दिलाया गया है। तो पहला कंपनी की तरफ से पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। दूसरा इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉल। और जो कि लास्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल बोलेंगे। कुछ बच्चे शुरू बोल देते हैं कि ये थर्ड कॉल, नहीं, थर्ड कॉल नहीं बोलने का है, जो लास्ट है उससे हम लोग फाइनल कॉल बोलेंगे। मान लो कंपनी ने 2 ही इंस्टॉलमेंट दिया, कंपनी ने अपने अनुसार 2 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, एक फर्स्ट कॉल तो दूसरा सेकेंड कॉल की जगह पे क्या बोल देंगे, फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मान लो कि कंपनी अपने अनुसार एक ही इंस्टॉलमेंट देता है, सिर्फ ये वाला दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
यदि कंपनी सिर्फ अपने अनुसार एक ही दे तो फर्स्ट एंड फाइनल, यदि कंपनी दो अपने अनुसार दो दे तो फर्स्ट कॉल और सेकंड वाले को हम क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल बोलेंगे। यदि कंपनी अपने अनुसार तीन दे तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल। लास्ट वाले को फाइनल बोलना ही है, ठीक है। चार भी दे सकता है, यदि चार कंपनी अपने अनुसार चार दे तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और फिर लास्ट वाला फाइनल कॉल। तो यदि हम कंपनी ज़्यादातर तीन ही इंस्टॉलमेंट देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो कितने हो गए, 5। पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो ये 5 प्रकार का जो होते हैं 5 तरह से इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 50,000 रुपये जो हैं वो ये 5 किस्तों में भरा जाएगा, ठीक है। ये 50,000 रुपये को 5 किस्तों में भरा जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स में भरे जाएंगे। अब तुम्हें पहचानना ये भी एक आवश्यक हो जाएगा, जैसे कि देखो एक शेयर्स का दाम 10 रुपया था, तो ये पांचों के आधार पे यदि जोड़ दें तो 10 होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बोलते हैं, इस पे 2 रुपये के हिसाब से मांग कर रही है कंपनी, इस पे यदि 1 रुपये के हिसाब से कंपनी मांग कर रही है, इसके हिसाब से 2 रुपये की कंपनी मांग कर रहा है, इस पे भी जो कंपनी जो है 2 रुपये के हिसाब से मांग कर रहा है, 2 2 4 2 6 1 7, और इस पे 3 रुपये के हिसाब से कंपनी मांग कर रहा है। तो टोटल देख लेते हैं कि 10 रुपये हो गए कि नहीं हो रहे हैं। 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7 और 3 10 हो गए ना। तो इसका मतलब है कि यदि एप्लीकेशन पे पैसा दिया जाएगा, पहलका इंस्टॉलमेंट पे पैसा दिया जाएगा तो कितना रुपया दिया जाएगा, 5,000 गुना 2, कितना, 10,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब कि पहला इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए पे किए गए, 10,000 रुपया। अलॉटमेंट पे कितने रुपए पे किया जाएगा, 5,000 गुना 1, कितना रुपया पे हो जाएंगे, 5,000। फर्स्ट कॉल पे कितना, तो 5,000 गुना 2, टोटल कितने हो गए, 10,000। सेकेंड कॉल पे कितना, 5,000 गुना 2, 10,000 रुपया। और फाइनल कॉल पे 3 रुपया ना, तो 5,000 गुना 3 कितना हो गए, 15,000। टोटल जोड़ के देख के बताओ, टोटल का उन करके 10 20 30 और 40 और 5 5 50 हो गया ना। तो कंपनी ने 5 बराबर 5 किस्त दिया, इंस्टॉलमेंट दिया, जिसमें हमें क्या हो गया, 50,000 रुपये मिल गए। 50,000 मिलना था, 50,000 मिल गए। आई बात समझ में सभी को। तो ये एक फंडा होता है। तो अब इसमें हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हर जितने भी इंस्टॉलमेंट है, सारे इंस्टॉलमेंट के लिए 2-2 जर्नल एंट्री बनेंगे। सारे इंस्टॉलमेंट्स के लिए 2 जर्नल एंट्री बनते हैं, लेकिन सिक्वेंटली थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसके लिए भी 2 जर्नल एंट्री बनेंगे, इसके लिए भी 2 जर्नल एंट्री, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। आई बात समझ में सभी को, सबके लिए 2-2 जर्नल एंट्री बनेंगे। तो एक सीक्वेंट याद रखना, 1 2, ये एक सीक्वेंट है, 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1। यानी कि सीक्वेंट की यदि मैं बात करूं तो कौन सीक्वेंट बन गए, सीक्वेंट यदि की बात किया जाए तो 1 2 2 1 2 1 2 1। ये 1 नंबर में क्या होगा, तो 1 नंबर में जो होते हैं पेमेंट रिसीव करने वाला, 1 नंबर में कौन सा एंट्री बनेंगे, पेमेंट रिसीव करने वाला। 2 नंबर में क्या बनेंगे, तो 2 नंबर में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, ये 2 प्रकार का जर्नल एंट्री बनाने हैं। पहला एंट्री 1 नंबर एंट्री में क्या बनेंगे, पेमेंट रिसीव करने वाला। सेकेंड नंबर एंट्री में क्या बनेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि बताओ सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या पे होगा, एप्लीकेशन पे पहले पैसा लेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अलॉटमेंट पे जो है पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पैसा लेंगे। फर्स्ट कॉल पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पैसा लेंगे। फाइनल कॉल पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पैसा लेंगे। आई बात सभी को समझ में। ऐसा सेबी बोला है, ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मान लो देखो, एक रूल होता है कि हम शेयर्स बेचने जा रहे हैं, तो हम शेयर्स बेचने जा रहे हैं, कहते हैं कि जो हमारे शेयर्स को परचेस करना चाहते हो वो सब कोई जो है एप्लीकेशन भरिए, एप्लीकेशन दीजिए, फॉर्म भर के दीजिए हमको कि कौन कौन हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, तभी तो हम उन लोगों के लिए जो है शेयर कैपिटल बनाएंगे। याद करो प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने शेयर्स वाला चैप्टर्स में मैंने बताया था कि 1000 लाखों शेयर होल्डर होते हैं, तो 1000 लाखों के लिए कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसे शेयर कैपिटल अकाउंट बोला जाएगा, है ना। तो हम सबके लिए शेयर कैपिटल बनाएंगे, यानी कि ओवरऑल एक शेयर कैपिटल हमको बनाना है। तो शेयर कैपिटल हमको बनाना है तो पहले ये तो जानना पड़ेगा कि मेरे पास कितने शेयर होल्डर हैं।
है ना। तो यदि हम कहते हैं कि हम अपना 5000 शेयर्स बेचने जा रहे हैं, जिसको हमारा शेयर्स खरीदना है आइए हमारा शेयर्स खरीदिए, तो पता है इसमें से वैसे बच्चे भी, वैसे शेयर होल्डर भी आएंगे, फॉर्म भर देंगे जिनको शेयर्स नहीं खरीदना होगा, ऐसे भी होंगे। इसका एक उदाहरण की बात बता दूं, तो जब ये लॉकडाउन लगे थे तो उस समय क्लास तो ऑफ थे, बट 11th में एडमिशन हमने ओपन जो किया था ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे यहाँ के लिए। तो ऐसी स्थिति में 4 फॉर्म तो आया था स्टार्टिंग में, उस समय ही लगभग मेरा स्टार्टअप भी था, तो 4 बच्चे जो थे वे आए थे, फॉर्म भरे थे। 5वां एक जो बच्चा था उसका भी फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन जब मैंने यहाँ से जो है, जब क्लासेस का इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाना था कि इतने बजे से इतने तारीख से जो है क्लासेस आपके चलेंगे, जब लॉकडाउन समाप्त होने लगे तो इतने तारीख से आपके इतना बजे से क्लास चलेंगे, तो मैंने सबके पास फ़ोन करना शुरू किया। तो उसमें से एक बच्चा के पास जब मैंने फ़ोन किया तो बोलता है सर आर्ट्स का क्लास है ना। तो अरे ढक्कन, कम से कम देख तो लिए होते फॉर्म भरते समय कि आर्ट्स का था कि साइंस का था या कॉमर्स का था। उसने बोला कि सर हम तो आर्ट्स वाले हैं, फॉर्म देखे तो भर दिए। मतलब इससे एक चीज़ क्लियर पता चलता है कि वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं वे भी अप्लाई कर देते हैं, भर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को क्या होगी, लॉस होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी फॉर्म पे कंपनी को जो होते हैं एक्सपेंसेस बियर करना होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या बोलता है, यदि जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो पहले पैसा हमको दे दीजिए एप्लीकेशन पे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। पहले हमको पैसा दे दीजिए ताकि हम भी सिक्योर्ड हो जाए कि ये पैसा दिया तो इसका तो शेयर अब अपने को रजिस्टर्ड करना है। यदि आप पैसा दे देते हो तो आप भी निश्चित हो जाओगे कि आप जो है एक हमारे जेन्युइन कस्टमर बनने वाले हो। यदि आप पैसा पहले दे देते हो तो हमें एक उम्मीद रहेगा कि ये जो है ऐसे ही फालतू के काम में नहीं इन्वॉल्व्ड है। जैसे पहले अभी मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि एक फालतू का फॉर्म आया, तो वैसा नहीं होने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले पैसा दीजिएगा। तो वही के लिए सबसे पहले पैसा लेने वाला एंट्री, उसके बाद कैपिटल में डालने वाला। एक बार पैसा ले लिए उसके बाद उसको हम कैपिटल में डाल दिए। मतलब कि एक बार बच्चों से मैंने, सबसे पहले जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे थे, तो एक बार शुरुआती दौर पे मैंने बच्चों से पैसा ले लिया, उसके बाद उनको मैंने फॉर्म दिया। अब जब बच्चे पैसा ले लिए तो 100% वो फॉर्म भर के जो हमको देंगे ही देंगे, क्योंकि उसने पेमेंट कर चुका है। यदि पेमेंट नहीं किए हुए होते तो बच्चा फॉर्म लेकर हो सकता है कोई अन्य इंस्टीट्यूट में भी चले जाते हैं, है कि नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे एक फॉर्म का एक्सपेंसेस तो हो जाता, खर्च हो जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले पैसा ले लिया बच्चों से, उसके बाद मैंने बच्चों को फॉर्म दे दिया। तो अब बच्चे 100% अब ये सुनिश्चित हो गए कि वो हमारे पास आएंगे। जब एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारे यहाँ एडमिशन हो गया, तो अब उनका जो बाकी का पेमेंट है, उनको बाकी का फ़ी है, उसके लिए हम पहले उनको रिमाइंडर देंगे या उनको पहले बिल भेजेंगे, तब बच्चे पेमेंट करेंगे। बिल भेजेंगे, बच्चे पेमेंट करेंगे, बिल भेजेंगे, पेमेंट करेंगे। मतलब ये देखो एक सिक्वेंटली समझो, शुरुआती से अभी तक आते हैं। बच्चे ने पहले पैसा दिया, फॉर्म दिए, अगला बार से पहले बिल दिए, पैसा लिए, फिर बिल दिए, पैसा लिए, बिल दिए, पैसा दिए। मतलब सबसे पहले पैसा लिए, उसके बाद फॉर्म दिए, बाद में बिल दे रहे हैं, फिर पैसा ले रहे हैं। यानी कि शुरुआती दौर में हम ये सिक्योर करने के लिए कि ये आदमी हमारा जेन्युइन बनने वाला है, इसलिए पहले पैसा ले लेंगे। मतलब कि सबसे पहला पेमेंट रिसीव करने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, फिर से ट्रांसफ़र करने वाला, पेमेंट लेने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, पेमेंट लेने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, पेमेंट लेने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, पेमेंट लेने वाला। क्लियर हो गए? ये समझ में आ गए, है ना। तो अब ये एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, तो नंबर 1 में क्या है, पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए जो है हमको बैंक से माध्यम से मिलेगा। कंपनी को पेमेंट कौन से माध्यम से मिलेंगे, बैंक के माध्यम से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे कि इसकी बात करते हैं सबसे पहला, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपए, ठीक है। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन हम नीचे क्या लिख सकते हैं, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग, सीधे शब्दों में कैश रिसीव्ड। सबसे पहला जर्नल एंट्री। सेकेंड जर्नल एंट्री में हमारे क्या होंगे, तो पैसा ले लिए, अब सेकेंड में हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हम जर्नल एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में हो जाएंगे बीइंग शेयर्स ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो समझो, इसके लिए जर्नल एंट्री एप्लीकेशन के लिए ये एग्जांपल मैंने दिया है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री सबसे पहला क्या बन जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 रुपया। दूसरा जर्नल एंट्री बन जाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। वही अमाउंट, सेम अमाउंट, क्योंकि हम उसी के लिए कर रहे हैं। मतलब कि हमने 10,000 रुपया पहले लिया और उसके बाद लेने के बाद उसको हम क्या कर दिए, उसका शेयर कैपिटल में डाल दिए। अगला बार से मैं क्या करूंगा, उसको अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट में उसको शेयर कैपिटल में डाल देंगे, उसके बाद पैसा मांगेंगे। तो अलॉटमेंट के लिए पहला जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की जगह पे नाम बदल देना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपए, 5,000 रुपया, है ना। अलॉटमेंट पे कितने रुपए थे, 5,000 रुपये। अब पेमेंट लेने वाला जर्नल एंट्री क्या बनेंगे, चौथा जर्नल एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन का नाम चेंज करके अलॉटमेंट कर देना। अच्छा, फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री बता दो क्या बनेंगे। सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर्स लगाना है, शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर क्या सेकंड जर्नल एंट्री बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यदि सेकेंड कॉल की हम बात करें तो सेकेंड कॉल के लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, सबसे पहला सेकेंड कॉल के लिए जर्नल एंट्री शेयर्स सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद पेमेंट लेने वाला क्या जर्नल एंट्री बन जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट। अच्छा, फाइनल कॉल के लिए पहला जर्नल एंट्री क्या बनेंगे, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और उसको पेमेंट करने वाला क्या जर्नल एंट्री बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया सबको। अब एक चीज पे ध्यान में रखना है, यहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं शेयर्स। कभी कभी सवाल में देखोगे तो मिलेंगे शेयर्स, कहीं कहीं मिलेंगे इक्विटी शेयर्स, कहीं कहीं मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब इक्विटी शेयर्स, यदि सवाल में तुमको इक्विटी शेयर्स मिल जाता है तो शेयर्स जहाँ जहाँ शेयर्स लिखते हो उसके आगे इक्विटी शब्द लगाना है। इक्विटी शेयर्स क्या होता है मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है वो भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब आगे की हम बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स जो होंगे तो कैसे हो जाएंगे, मान के चलते यही पूरा था, इसमें इक्विटी शेयर्स था, यही इक्विटी शेयर्स था। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, बोलो एक साथ, पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। वेरी गुड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस के बारे में बता रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जहां जहां शेयर्स है सभी जगह इक्विटी शब्द का इस्तेमाल होंगे, हाँ बिंग में भी, ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट के लिए बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेंगे, वही वाला नहीं, एक साथ बोलने का है। अलॉटमेंट के लिए क्या जर्नल एंट्री बनेंगे, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पेमेंट वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यदि फर्स्ट कॉल के लिए हम बात करें तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएंगे, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और पेमेंट वाला क्या बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, ऐसे बाकी बन जाएंगे। सेकेंड होते हैं एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स में तुमको मिल जाएंगे ऐसे, हो सकता है 6% प्रेफरेंस शेयर्स,
6% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 6% क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इतना उसे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो ये उस यहाँ पे उसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपने को सिर्फ दिखाना है, जैसे कि यही सवाल में 6% प्रेफरेंस शेयर हैं। तो कैसे जर्नल एंट्री बनेंगे, सबसे पहला जर्नल एंट्री बनेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 6% का कोई काम नहीं है, सिर्फ तुमको 6% यहाँ दिखाना है। कैसे बन जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 रुपया से, और उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। कोई परसेंटेज कैलकुलेशंस की आवश्यकता नहीं होंगे। अलॉटमेंट की यदि हम बात कर ले तो 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और पेमेंट करने वाला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल की यदि मैं बात कर लूँ तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएंगे, तो 6% प्रेफरेंस फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और पेमेंट करने के लिए जर्नल एंट्री बन जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये बनाए जाएंगे, ठीक है। कभी कभी बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है, यदि इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में यदि बना रहे हो और डॉक्टर SK की किताब से बना रहे हो तो स्टार्टिंग के दौर पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कन्फ्यूजन क्या है कि सवाल में टोटल ऐड करके आंसर जो दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल जर्नल एंट्री, ऐसे करके लिखा हुआ है टोटल जर्नल एंट्री। तो टोटल जर्नल एंट्री की यदि मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, तो 5 दूनी 10 जर्नल एंट्री बने होंगे, है ना। तो 10 जर्नल एंट्री को जोड़ने के बाद, 10 जर्नल एंट्री का अमाउंट को जोड़ने के बाद कितना हुए होंगे बताओ। जी नहीं, 1 लाख होंगे ना यहाँ पर। टोटल यदि जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी मैंने 2 जर्नल एंट्री बनाया, इसके लिए भी 2 जर्नल एंट्री, 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 है ना। तो टोटल जर्नल एंट्री 1 लाख। लेकिन कभी कभी सवाल में तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा शेयर्स कैपिटल का आंसर, और सब बच्चे टोटल जोड़ करके कहते हैं कितना, तो आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो शेयर्स कैपिटल का तो तुमको नीचे देख लेना है कि शेयर्स कैपिटल का आंसर दिया है, या टोटल जर्नल एंट्री का दिया है, या तो कैश बैलेंस का दिया है। यदि शेयर कैपिटल का होगा तो शेयर कैपिटल एक बार ये जाएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल वाला में कैसे चलोगे, तो शेयर्स यहाँ पर शेयर कैपिटल एक एंट्री हो गया, तो इसका अमाउंट, फिर अलॉटमेंट वाला में भी शेयर कैपिटल एक गया होगा, उसका अमाउंट, फिर फर्स्ट कॉल में भी एक शेयर कैपिटल गए होंगे, उसका अमाउंट, सेकेंड कॉल में भी शेयर कैपिटल गए होंगे, उसका अमाउंट, फाइनल कॉल में भी शेयर कैपिटल गए होंगे, उसका अमाउंट। तो सबको अमाउंट जोड़ेंगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, तो बैंक जहां जहां लिखा हुआ है वही वाला जर्नल एंट्री को, वही वाला अमाउंट को ऐड करोगे तो बैंक बैलेंस आएंगे। बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि उनको जो होते हैं टोटल ऐड कर लेते हैं और कहते हैं कि किताब से आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम होते हैं, इस पे ध्यान देंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सुनो एक बात पे, एक कंपनी जो होता है, ठीक है, एक कंपनी जो होते हैं शेयर्स जब बेच रहे थे तो यहाँ पर बाबू कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होता है, मान लो कि हमने 5,000 शेयर्स बेचने गए थे, ठीक है, हमने 5,000 शेयर्स बेचने गए थे। इसी पे एक उदाहरण लेके चलते हैं, यही सवाल है, इसी पे हम लोग एक जर्नल एंट्री के साथ बनाएंगे। ये जो सवाल रहा है इसी को एक बार सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है समझते हैं। तो सुनो आगे पहले तब तक। तो कभी कभी होते क्या हैं, तो कभी कभी ये होता है कि जब हम शेयर्स बेच रहे थे तो कुछ शेयर होल्डर थे वो पैसा नहीं दिए। जब उसको मांगा गया पैसा शेयर कैपिटल में तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते समय हमें ये तो नहीं मालूम है कि कोई पैसा देगा कि नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे यदि बात करें तो हम ईच एंड एवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ हम सबके लिए बिल तो बना रहे हैं, लेकिन ये तो हम नहीं जान रहे कि कौन सा बच्चा इस महीने में बिल का पेमेंट नहीं करने वाला। कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस महीना में बिल का पेमेंट नहीं कर रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यदि वे जो बिल का पेमेंट ना करें तो हम बिल उसका ना बनाएंगे। हमें बिल का पेमेंट मिले या ना मिले हमें बिल बना करके भेजना होता है। मतलब कि शेयर कैपिटल में हमें ट्रांसफ़र करना ही करना है।
भले बैंक वाले कॉलम में सेक्शन में पेमेंट मुझे मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो यदि कोई भी शेयर होल्डर पेमेंट करने से चूक गया, डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट कोई भी कारणवश जब उससे मांगा गया तो वह पेमेंट नहीं किया, तो उससे बोलते हैं कॉल इन एरियर। उसे क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर। और यदि मान लो कि कोई शेयर होल्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपकमिंग का पहले पैसा दे दे। उदाहरण के तौर पे मैं बात बताता हूँ, एप्लीकेशन पे कोई आदमी पैसा ना दे, क्या ये हो सकता है? एप्लीकेशन पे कोई आदमी पैसा ना दे, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि सबसे पहले यदि वो पैसे नहीं दिया होगा तो उसका कैपिटल में लिखाया ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे चांस बनते हैं, अलॉटमेंट पे चांस बनते हैं कि ये आदमी पैसा ना दे। फर्स्ट कॉल पे भी चांस बनते हैं कि जब बैंक वाला एंट्री गया हो तो उसमें पैसा ना दे। सेकेंड कॉल वाला पे भी चांसेस है, सारे में चांसेस है सिवाय एप्लीकेशन पे। लेकिन मान के चलते ये कॉल इन एरियर हो जाएंगे। ठीक है, कॉल इन एरियर मतलब कि कहने का मतलब कि जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो अलॉटमेंट का पैसा हम नहीं दिए, कॉल इन एरियर। फर्स्ट कॉल का मांगा गया तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, कॉल इन एरियर। सेकेंड कॉल पे मांगा गया, सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिए, कॉल इन एरियर। फाइनल कॉल पे भी पैसा मांगा गया, हमने यहाँ भी पैसा नहीं दिया, तो कॉल इन एरियर। ये सारे हैं कॉल इन एरियर। एरियर का मतलब होता है बकाया। ठीक है, कॉल इन एरियर, एरियर का मतलब क्या हो जाएंगे? बकाया। क्या? कहाँ है कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस एंट्री? तुम लोग को यही करते रहना है तो बाहर निकल जा सकते हो। एक बार नहीं, तुम लोग को कितना बार हम मना किए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बात करोगे। देखो कॉल इन एरियर, तो कॉल इन एरियर जो होते हैं ये बकाया, जब कोई शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इससे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की यदि बात करूं तो दो प्रकार से होता है। यदि सवाल में कहा जाए कि कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है, दूसरा कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। तो एक बात जान लो कि कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है, लेकिन कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है ऐसा सिलेबस में है। ठीक है, तो इसके बारे में एक समझ लेते हैं। पहले ये जो सवाल था इसका हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जनरल एंट्री क्या बन जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो बाकी लोग के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? कितना रुपया? 10,000। दूसरा एंट्री पे क्या लिखाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया? 10,000। ये एप्लीकेशंस का काम खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट्स की यदि हम बात करें तो अलॉटमेंट के लिए क्या बनेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया? 5,000। अलॉटमेंट पे कितना है? 5,000। और इसका पेमेंट के लिए क्या जनरल एंट्री बन जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। अब यदि हम बात करते हैं 5वां नंबर एंट्री, तो फर्स्ट कॉल के लिए क्या जनरल एंट्री बन जाएंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। जो बेहोश हो के जवाब दे रहे हो थोड़ा सा होश में आया करो, अब परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। इस प्रकार से यदि बेहोशी चलेगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं होगा। अब एग्ज़ाम सर पे आया हुआ है लेकिन अभी सही तरीके से तुम लोग को जवाब देने नहीं आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल है ना, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कुछ बच्चों का तो अभी तक आवाज़ ही मुंह से नहीं निकल रहा है, लगता है कितना जन्म से अभी भूखे प्यासे हैं, शरीर में जान ही नहीं है। 7th यदि बात करें तो सेकंड कॉल के लिए, तो सेकंड कॉल के लिए क्या जनरेटिव बन जाएंगे? शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 10,000। और उसके बाद इसका पेमेंट करने के लिए क्या जनरेटिव बन जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। यही 10,000 रुपये रह जाएंगे। यदि फाइनल कॉल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं 9वां नंबर पे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया फाइनल कॉल पे? 15,000 रुपया है, 15,000। और 10वां एंट्री पे क्या हो जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये एक सवाल बन गया। अब सुनो, ये नॉर्मल हो गया, लेकिन यदि सवाल में कहता है कि एक कोई शेयर होल्डर था जो 200 शेयर्स लिए हुए था और ये भाई साहब सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किए। ठीक है, ये भाई साहब सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किए, मतलब बताओ एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हुआ इनका? चलेंगे जैसे पहला ये दोनों एंट्री सही है। उसके बाद अलॉटमेंट में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, ये दोनों क्लियर हो गए। अब फर्स्ट कॉल पे कोई दिक्कत है? नहीं, तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब ये फर्स्ट कॉल वाला जो भी है ये दोनों क्लियर हो गए। अब उसके बाद सेकेंड कॉल पे आते हैं, तो सेकेंड कॉल के समय जो है कंपनी तो पहले उसको ट्रांसफ़र करेगी। कंपनी तो ट्रांसफ़र करे, कंपनी को जब ट्रांसफ़र कर रहा था इसे तो नहीं मालूम है कि ये भाई साहब पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो इनको जितना ट्रांसफ़र करना था सेकेंड कॉल पे 10,000 रुपया, उतना ही 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन जब बैंक वाला एंट्री लिखने की बारी आएगा तो पता चला इनको कि 200 गुना 2 यानी कि 400 रुपया इनको नहीं मिल रहे हैं। 200 गुना 2 400 रुपये इन्हें नहीं मिल रहे, मतलब कि 10,000 रुपया में इन्हें 400 रुपया नहीं मिलेंगे, तो कितना रुपया मिलेगा? 9,600। बस यहाँ पे छोटा सा एक चेंजेस हो गया है। ये कब हो गया? ये तब हो गया जब कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन न किया जाए। ठीक है, कॉल इन एरियर मेंटेन न किया जाए। फाइनल कॉल में कोई दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ था, एज यूजुअल बन गया। इंटरेस्ट भी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब यदि मान लो कि इंटरेस्ट रहा तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ये तब ध्यान में रखना है कि तुमको इंटरेस्ट कब मिलेंगे। हो सकता है कि ये सेकेंड कॉल का पेमेंट ना किया, लेकिन जब फाइनल कॉल मांगा गया तो ये फाइनल कॉल पे जो है सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दे। ये भी तो है, इस समय जब मांगा गया था तो ये इसके पास पैसा नहीं था, तो यहाँ पे जब सेकेंड कॉल का पेमेंट किया जा रहा है तो इसमें पेमेंट कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल में एज यूजुअल जैसे जाते थे वैसे जाएंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रॉब्लम जहाँ भी होंगे सारे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बैंक वाले में है। तो यहाँ पर इसने भाई साहब ने पैसा नहीं दिया, यहाँ पर पैसा दिया होगा तो 15,000 में 400 रुपये बढ़ के मिलेंगे कि घट के मिलेंगे? बढ़ के मिल जाएंगे, तो 15,400 हो जाएंगे। अमाउंट सिर्फ चेंजेस करने हैं। यदि इंटरेस्ट रहे तो यहाँ से यहाँ का भाई साहब पैसा नहीं दिए थे। मान लो कि ये मांगा गया था, सेकेंड कॉल मांगा गया था अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के महीने में मांगा, अक्टूबर तो खैर अभी जो है मांगा गया,
लेकिन अभी दिसंबर का समय चल रहा है, दिसंबर के समय सेकेंड कॉल का पेमेंट कर रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर को चूँकि पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 2 महीना ये पैसा नहीं दिया, तो 2 महीने का क्या लगेंगे, इंटरेस्ट लगेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट लगेंगे तो रेट दिया हुआ रहेगा, तो जितना रुपया वो नहीं दिया उसका इंटरेस्ट 2 महीने के लिए निकालेंगे। मान के चलो कि 10% इंटरेस्ट रहा, तो बताओ कि 400 का 10% 2 महीने के लिए 40 रुपये, 80। 400 का 10% 2 महीने के लिए 2/12, 80 होते हैं। अरे श्योर, कैलकुलेशन कर लियो। ठीक है, तो जो भी हुए 80 रुपये हो गए, तो 80 रुपया इसमें ऐड करके मतलब कि 15,480 रुपया, 15,480 रुपया। ये कब, जब कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन ना किया जाए। और यदि कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया जाए तब क्या होंगे, तो जब कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे तब ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पर पेमेंट करना था, तो यहाँ पर एक और लाइन लिखेंगे, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। हमारा शेयर की सेकेंड कॉल में 9,000, हमारा इसके अंदर टोटल जाना था कितने, 10,000 रुपये जाने थे, इसके अंदर हमको 10,000 जाना था, लेकिन हमने इसको दिया कितना, 9,600, 400 रुपया हमारा क्या हो गया, बकाया हो गया। ये कॉल इन एरियर हो गया। मतलब कि यदि कंपनी कॉल इन एरियर मेंटेन करती है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक बार हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये भाई साहब पेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट। मतलब कि यहाँ पर 400 हो जाएंगे, बैंक में इसका कितना गया, 15,400। यदि इंटरेस्ट भी रहा था तो यहीं पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट भी लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। मान के चलते इंटरेस्ट 80 रुपया रहा था, तो 15,480 रुपया यहाँ हो जाएगा। ये एक छोटा सा चेंजेस है कॉल इन एरियर में। अब बोलो, कॉल इन एरियर समझ में आ गए क्या होगा। कॉल इन एरियर का मतलब कब, क्या, कि जब कोई शेयर होल्डर्स मेक्स अनेबल टू मेक द पेमेंट, जब कोई शेयर होल्डर जो होते हैं पेमेंट करने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉल इन एरियर होता है। तो जहाँ से एसोसिएटेड रहेंगे वहीं से प्रॉब्लम होंगे। अच्छा एक बात बताते हैं, मान लो नॉर्मली चूंकि तुम लोगों को कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है, ऐसा तो करना है नहीं, तो कॉल इन एरियर लिखा हुआ जो है ना उसको हम मिटा देते हैं। नॉर्मली जैसे हमने बनाया था वैसे ही हम बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे हमें बनाना था मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ से भी ये दोनों को मिटा दे रहा हूँ। क्या बुक में नहीं है, 1-2 सवाल दिया हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। अब मान लो कि एक शेयर होल्डर था, कैलकुलेशन गलती था ना, वही हम भी कह रहे थे। आर यू श्योर पूछ भी रहे थे, सब बोले हो। अच्छा कोई नहीं, खैर कैलकुलेशन वो तो सिंपल था, लेकिन मेथड समझ में आ गए। अब आते हैं, मान लो कि एक शेयर होल्डर था जो 200 शेयर्स लिए हुए था। सुनना जरा, एक शेयर होल्डर था जो 200 शेयर्स लिए हुए था, इसने सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। एक शेयर होल्डर था जो 100 शेयर्स लिए हुए था, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया और इसने सेकेंड कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। समझ में आया सवाल क्या बोल रहे हैं? 2 शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर्स ले ले था वो सिर्फ सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। एक और शेयर होल्डर था जो 100 शेयर्स लिए हुए था, वो फर्स्टो कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकेंडो कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब कि यहाँ पर यदि बात किया जाए तो फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है, सेकेंड कॉल पे दोनों शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो मतलब कि यदि हम बात करते हैं तो आते हैं फर्स्ट कॉल तक, तो अलॉटमेंट तक में तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्लियर, ये दोनों भी क्लियर। अब ये फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र करने वाला ये भी क्लियर है। दिक्कत यहाँ पर आया है,
यहाँ पे ये भाई साहब में जो है बैंक में 10,000 रुपया नहीं गए होंगे, इसने जो है कितना लिए हुए था, ये भाई साहब 100 शेयर्स लिए हुए थे जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिए, तो 100 गुना 2 200 रुपया, मतलब कि 10,000 में 200 रुपया कमाएगा तो 9,800 रुपया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसफर करने वाला। अब पैसा लेने वाला में ये भाई साहब को भी 10,000 रुपया यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, तो कितना रुपया कम होगा, 200 और एक 300, टोटल यहाँ पर 300 शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है, तो 300 गुना 2 600 रुपया यहाँ पर नहीं मिला, तो यहाँ पर कितना इसको मिले होंगे, 9,400 ही मिले होंगे। आई बात सभी को समझ में? ऐड कर देंगे। इतना में कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। देख लो कैलकुलेशन क्या पेमेंट करता है तो ऐड हो जाएगा, यदि नहीं करेगा तो वैसे ही जाएंगे नॉर्मली। एक्सपेंस है तो नॉर्मली जितना का खर्चा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट में सबसे लास्ट में ये सब कर लेने के बाद अब चलते हैं कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस ठीक इसका उल्टा होगा। यदि हम कॉल इन एडवांस की बात कर लें, कॉल इन एडवांस की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये सब को भी मिटा देते हैं। और यहाँ से अमाउंट भी हटा देते हैं, अमाउंट जो एज यूजुअल हमारा था वही रहेंगे। यहाँ पे हमारा अमाउंट में था 10,000, यहाँ पर भी था 10,000। अब सुनते हैं, कॉल इन एडवांस का मतलब कि हमने पहले ही पेमेंट कर दिया। कॉल इन एरियर का मतलब कि हमने नहीं पेमेंट किया, और कॉल इन एडवांस का मतलब कि हमने पहले ही पेमेंट कर दिया। देखो, कॉल इन एरियर के लिए कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे या ना करे, लेकिन कॉल इन एडवांस में जो है कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके लिए 2 जर्नल एंट्री बनेंगे, इसके लिए 2 जर्नल एंट्री बनेंगे, ध्यान में रखना, 2 जगह पर जर्नल एंट्री बनेंगे। कॉल इन एडवांस मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब समझते हैं। कॉल इन एडवांस का, मान लो कोई आदमी था, शेयर होल्डर था, जिसने 200 शेयर्स लिए हुए था। ये भाई साहब जो है जब सेकेंड कॉल का पैसा जो है ये भाई साहब फर्स्ट कॉल पर दे दिए। मतलब कि जब फर्स्ट कॉल मांगा जा रहा था ना, तो ये भाई साहब बोलते कि एक काम करो ना, हम सेकेंड कॉल का भी पैसा हम तुमको अभी दे देते हैं। ठीक है, हम सेकेंड कॉल का भी पैसा हम तुमको दे देते हैं अभी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये कॉल इन एडवांस बन जाएंगे, क्योंकि सेकेंड कॉल का पैसा ये पहले दे रहा है, कॉल इन एडवांस। अब बताना, फर्स्ट कॉल के तक यदि छोड़ दिया जाए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉल पे ये जो एज यूजुअल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगे, ये भाई साहब को यहाँ पर 10,000 रुपया मिलेंगे कि ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ये भाई साहब को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। कितना रुपया से ज़्यादा मिलेगा? कैसे? 200 शेयर्स था ना, 200 शेयर्स था। किसका पैसा मिल रहा है? सेकेंड कॉल का पैसा मिल रहा है। तो सेकेंड कॉल पे क्या रुपया था? 2 रुपया। तो 200 गुना 2 यानी कि 400 रुपया ये भाई साहब ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनको मिल जाएगा 10,400। तो अब कहोगे कि इसमें मैंने तो कोई जर्नल एंट्री बनाया ही नहीं, इसमें तो मैंने कोई जर्नल एंट्री बनाया नहीं। तो ये भाई ये थोड़ा सा गलती है। बैंक में इसका जाएगा 10,400। ठीक है,
फर्स्ट कॉल के नाम से इसका 10,000 ही रहेगा। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देना है, कॉल इन एडवांस, नीचे में 400 रुपया। अब हो गए क्लियर, समझ में आ गए। अब जब सेकेंड कॉल की बात करते हैं तो सेकेंड कॉल को ट्रांसफ़र करने में ये वाला था, सेकेंड कॉल को ट्रांसफ़र करना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब इसको पेमेंट करते समय की यदि हम बात कर लें, ठीक है, तो पेमेंट करते समय की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार डेबिट करेंगे। ये रूल याद रखना, एक बार क्रेडिट तो दूसरा बार डेबिट। कॉल इन एरियर में भी देखो, एक बार हमने डेबिट किया था तो यहाँ पर फिर मैंने क्रेडिट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया तो अब की क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फाइनल सेकेंड कॉल का पैसा देते समय डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब देखो सेकेंड कॉल का जो है 10,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन हमने एडवांस में कितना 400 ना, 400 रुपया हमने दे दिया था। तो बताओ बैंक में 10,000 इसका तो नहीं गया होगा, बैंक में कितना जाना चाहिए, 9,600 ही जाएंगे इसके बैंक में। इसके बैंक में कितने जाएंगे, 9,600 ही जाएंगे, है ना। तब टोटल मिला के 10,000 हो गए। मतलब कि देखो यहाँ पर देखते हैं, जब पेमेंट किया गया सबसे पहले तो वहाँ पे हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट में कर दिया। जब वास्तव में जब रेलेवेंट कॉल थे वहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट में कर दिया। और क्रेडिट और डेबिट से क्या हो गया, वो कट गए, हिसाब खत्म। बोलो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, घट जाएंगे, क्योंकि तुम खुद सोचो, हमको 10,000 रुपया देना था, हम 400 रुपया पहले ही दिए हुए थे, तो उसके बैंक में तो कम ही जाएगा ना, अभी 9,600 ही जाएगा। और यहाँ पर की यदि हम बात करें तो उसको 10,000 देना था, लेकिन हम 400 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं अभी, तो इसका बैंक बैलेंस कितना हो जाएंगे, 10,400 हो जाएंगे, ठीक है। ये था कॉल इन एडवांस तक का रूल। इतना में कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत? नहीं। अब आगे सुनते हैं, आगे की बात सुनो। तो एक कंपनी जो होता है, आगे की बात निकालो, तो कंपनी शेयर्स को कैसे इशू करता है? तो एक कंपनी जो है वो शेयर्स को 3 प्रकार से इशू करता है, एक पार वैल्यू, दूसरा प्रीमियम और तीसरा डिस्काउंट। एक कंपनी जो है वे शेयर्स को जो होते हैं, शेयर्स को कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है, कितने प्रकार से बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से शेयर्स को इशू किया जाता है, ठीक है। एक पार, दूसरा प्रीमियम और तीसरा डिस्काउंट। पार तो सुनामी में टी लिखा हुआ था, टू सुनामी ना, उसको पढ़ना चाहिए, बस वही समझ जाओ। एक पार वैल्यू और एक प्रीमियम। पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. Yeah.